नमस्कार। आज हम भारत की जो एरोस्पेस यात्रा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आपके भेजे हुए स्रोतों के आधार पर ये सफ़र मतलब हज़ारों साल पुराने ख़्यालों से शुरू हुआ है और देखिए कहाँ मंगल तक, चाँद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँच गया है और आगे भी बढ़ रहा है। सोचने वाली बात है ना? एक सभ्यता जिसने कभी शायद सिर्फ सोचा था उड़ने के बारे में, आज वो स्पेस और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। तो ये सब कैसे हुआ? क्या अहम पड़ाव थे? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? चलिए, इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजी की ही कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के पक्के इरादे की, दूर की सोच की और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपनी ताकत, अपनी क्षमता खुद बनाने की। स्रोत भी यही दिखाते हैं कि कैसे शायद पुराने विचारों ने एक प्रेरणा दी होगी और फिर आज के विज्ञान ने, इंजीनियरिंग ने उसे सच कर दिखाया। तो कहाँ से शुरू करें? प्राचीन भारत से हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं हमारे, रामायण, महाभारत, उनमें विमान का जिक्र आता है, उड़ने वाली मशीनें। पुष्पक विमान तो बहुत मशहूर है, कहते हैं कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता था। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये ज्ञान शायद 5,000 साल तक पुराना हो सकता है। और एक भारद्वाज ऋषि के वैमानिक शास्त्र की भी बात होती है, उसमें तो मतलब कमाल की बातें लिखी होने का दावा है। अलग अलग तरह के विमान कैसे बनते हैं, गायब होने की तकनीक, पायलट की ट्रेनिंग, उनका खाना पीना तक। हाँ, ये सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि उड़ने की कल्पना, ये सोच कितनी पुरानी है हमारे यहाँ। हालांकि देखिए, इन ग्रंथों की जो बातें हैं, उनकी ऐतिहासिक सच्चाई या वैज्ञानिक प्रामाणिकता, उस पर काफी बहस है। उन्हें साइंटिफिकली प्रूफ करना मुश्किल है। पर हाँ, ये दिखाता जरूर है कि आसमान में उड़ने की एक इच्छा, एक दिलचस्पी, वो भारत में बहुत पहले से रही है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर हम आज के दौर की, मतलब आधुनिक शुरुआत की बात करें, तो वो कहानी शुरू होती है 23 दिसंबर 1940 से, जब वालचंद हीराचंद जी ने बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड यानी HAL उसकी नींव रखी। अच्छा, HAL, तो असली उड़ान वहां से शुरू हुई। और मैंने पढ़ा था कि शुरू में तो वो लाइसेंस पर अमेरिकी विमान बनाते थे। बिल्कुल सही। मैसूर सरकार का भी साथ था। तो HAL ने शुरू में अमेरिकी डिजाइन वाले विमान ही बनाए, जैसे हार्लो PC-5 था, कर्टिस हॉक, वुल्टी वेंजेंस। ये सब भारतीय वायुसेना के लिए लाइसेंस के तहत बने। फिर 1951 आते आते ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आ गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब HAL ने सिर्फ दूसरों के डिजाइन कॉपी करने से आगे बढ़कर खुद के विमान डिजाइन करने शुरू किए। हाँ हाँ, जैसे वो छोटे विमान थे पुष्पक, कृषक, और फिर आया HF-24 मरुत, भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस समय में। बिल्कुल, मरुत बनाना एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने ये दिखा दिया कि भारत सिर्फ विमान बना नहीं सकता, असेंबल नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें डिजाइन भी कर सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से। ये विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और इसी समय के आसपास आसमान के साथ साथ वो अंतरिक्ष के सपने भी तो शक्ल ले रहे थे। यहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम तो लेना ही होगा। कहते हैं 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स का टेलीकास्ट देखा उन्होंने। हाँ, अमेरिकी सैटेलाइट सिनकॉन 3 से। हाँ, और उससे उन्हें अंदाजा हुआ कि अरे ये स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल चीज है। बिल्कुल। डॉक्टर साराभाई बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने ये समझा कि भारत जैसे देश के विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी हो सकती है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या मौसम की जानकारी हो या फिर जमीन के नीचे छुपे संसाधनों का पता लगाना हो। उनकी ही कोशिशों से देखिए 1962 में इनकोस्पार बना, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ये तब परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर था। अच्छा, इनकॉस्पार पहले, और फिर इसी से जन्म हुआ आइसरो का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 1969 में। एकदम सही। और फिर 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग बना, स्पेस कमीशन बना। इससे इसरो को एक मजबूत ढांचा मिला, एक दिशा मिली। ये इंस्टीट्यूशन सेटअप बहुत जरूरी था ताकि प्रोग्राम ठीक से ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ सके। और इसके फल भी जल्दी ही मिलने लगे। 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट वो लॉन्च हुआ। हालांकि उसे सोवियत संघ के रॉकेट से भेजा गया था। हाँ, आर्यभट्ट एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने भारत को स्पेस एज में ला खड़ा किया। लेकिन जो आत्मनिर्भरता की असली झलक मिली वो थी 1980 में, जब इसरो ने अपने बनाए रॉकेट SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3
उससे RS-1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। वो पल था जब भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थी। 7वां देश, मतलब अब भारत न सिर्फ सैटेलाइट बना सकता था बल्कि उन्हें खुद अंतरिक्ष में भेज भी सकता था। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात थी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। इसने साबित किया कि भारत जो है वो जटिल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर सकता है। इसने भविष्य के जो बड़े और मुश्किल मिशंस थे उनकी नींव रखी। यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने आइसरो को आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसियों में से एक बना दिया है। तो इसके बाद 80s और 90s का जो दशक था उसमें तो आईएसआरओ ने अपनी इन क्षमताओं को और मजबूत किया होगा, जैसे वो PSLV रॉकेट का विकास। हाँ बिल्कुल, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका डेवलपमेंट 70 के दशक के आखिर में शुरू हुआ था और ये आइसरो का वर्क हॉर्स बन गया। मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला, सबसे भरोसेमंद रॉकेट। आज भी ये दुनिया के सबसे रिलायबल रॉकेट्स में गिना जाता है। खासकर जो पृथ्वी की निचली कक्षाएं होती हैं उनमें सैटेलाइट भेजने के लिए तो ये बेस्ट माना जाता है। और इसी दौर में INSSat सिस्टम आया कम्युनिकेशन और मौसम के लिए, और IRS सैटेलाइट्स आए रिमोट सेंसिंग के लिए, मतलब धरती पर नजर रखने के लिए। अच्छा, INS और IRS। हाँ, इन सैटेलाइट्स ने भारत में टेलीकॉम, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका मैनेजमेंट, उसमें क्रांति ला दी समझिए। और उधर एविएशन में HAL भी एक्टिव था। MiG-27M का प्रोडक्शन और फिर तेजस और ध्रुव जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स तेज हुए। हाँ, HAL भी पीछे नहीं था। 80 के दशक में MiG-27M जैसे एडवांस विमानों का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया, और साथ ही जो अपने खुद के बड़े प्रोजेक्ट्स थे जैसे तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर, उन पे काम तेज कर दिया। एक और दिलचस्प काम HAL ने किया, जो पुराने MiG-21 विमान थे ना, हाँ। उनको अपग्रेड करके MiG-21 बाइसन बनाया। इससे उनकी लाइफ करीब 20 साल बढ़ गई। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि सिर्फ नया बनाना ही नहीं, बल्कि जो चीजें हैं उन्हें बेहतर बनाना, अपग्रेड करना, वो भी कितना महत्वपूर्ण है। और इसी दौर में एक और बहुत जरूरी चीज की नींव पड़ी, अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने का विचार। वो कारगिल युद्ध के समय जो GPS पर निर्भर रहना पड़ा था, उसने ये जरूरत महसूस कराई थी शायद। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कारगिल का जो अनुभव था उसने ये साफ कर दिया कि अपनी सुरक्षा, अपनी सामरिक जरूरतों के लिए आप पूरी तरह से विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी सोच से नाविक का जन्म हुआ, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक आज नाविक पूरी तरह ऑपरेशनल है। 7 सैटेलाइट्स हैं इसमें, और ये भारत और उसके आसपास का जो करीब 1500 किलोमीटर का एरिया है उसमें बहुत सटीक लोकेशन जानकारी देता है। 20 मीटर से भी बेहतर एक्यूरेसी। अच्छा। ये सिर्फ सेना के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब तो कई स्मार्टफोन्स में भी नाविक का सपोर्ट आने लगा है। हाँ, मैंने देखा है। ये आत्मनिर्भरता का एक और शानदार उदाहरण है। और फिर आया वो मिशन जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया, मंगलयान। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया। और सबसे हैरत की बात ये थी कि भारत पहले ही अटेम्प्ट में सफल हुआ, पहला देश। हाँ, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम, एक असाधारण सफलता थी ये। और सिर्फ तकनीकी तौर पर नहीं बल्कि लागत के हिसाब से भी। करीब $74 मिलियन। हाँ, बहुत कम। ये कई हॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी कम था। इसने इसरो की जो फ्रूगल इंजीनियरिंग है ना, मतलब कम लागत में बेहतरीन काम करने की क्षमता, उसको पूरी दुनिया के सामने रखा। इसने साबित किया कि जो मुश्किल इंटरप्लैनेटरी मिशन होते हैं वो भी किफायती तरीके से किए जा सकते हैं। और ये मिशन अपने तय 6 महीने के कार्यकाल से कहीं ज्यादा, लगभग 8 साल तक काम करता रहा। वाकई कमाल है। और मंगल से पहले चांद पर भी तो भारत ने अपनी छाप छोड़ी थी। चंद्रयान-1 2008 में उसने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की थी ना, जिसे बाद में नासा ने भी कंफर्म किया। बिल्कुल, चंद्रयान-1 की जो पानी की खोज थी उसने चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उसने बताया कि चांद शायद उतना सूखा नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। फिर आया चंद्रयान-2 2019 में। हाँ, उसका लैंडर सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर तो अभी भी काम कर रहा है। हाँ, वो आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है और बेहतरीन डेटा भेज रहा है। उसमें जो कैमरे लगे हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे हाई रेजोल्यूशन कैमरों में से हैं। और फिर चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023, ये तारीख तो शायद कोई नहीं भूलेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश। ये कितना मुश्किल था वहां उतरना।
दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण था। वहां क्या है कि रोशनी कम होती है, तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, और सतह भी बहुत उबड़ खाबड़ है। क्रेटर्स हैं। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया। चौथा देश। और साथ ही दक्षिणी ध्रुव जैसे अनजान मुश्किल इलाके तक पहुंचने वाला पहला देश। इसने वहां सल्फर जैसे तत्वों की मौजूदगी कंफर्म की और पहली बार सतह के नीचे के तापमान का प्रोफाइल बनाया। ये उन जटिल तकनीकों का प्रदर्शन था जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास हैं। तो ये तो हुई अंतरिक्ष की बातें, लेकिन रक्षा क्षेत्र में भी तो स्वदेशीकरण पर काफी जोर रहा है। HAL तेजस, क्या वो इसका बड़ा उदाहरण है? निश्चित रूप से। तेजस सिंगल इंजन डेल्टा विंग 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। इसे ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है और HAL ने बनाया है। हाँ, इसकी यात्रा थोड़ी लंबी जरूर रही है, लेकिन ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता का एक बड़ा प्रतीक है। अब जो तेजस मार्क 1A वेरिएंट आ रहा है, उसमें 70% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जे लगाने का लक्ष्य है। अच्छा, 70%? हाँ, और वायुसेना ने बड़ी संख्या में इसके ऑर्डर भी दिए हैं। ये दिखाता है कि अब देश अपनी जरूरतों के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कर रहा है। और ब्रह्मोस मिसाइल, उसका जिक्र भी जरूरी है। भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो दुनिया में बेस्ट मानी जाती है अपनी कैटेगरी में। हाँ, ब्रह्मोस वाकई बहुत सफल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड, मतलब आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज, इसे रोकना बहुत मुश्किल बना देती है। और इसे जमीन से, हवा से, समुद्र से, यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। वर्सेटाइल है काफी। बहुत। और इसमें भी स्वदेशीकरण बढ़ाया जा रहा है। करीब 85% तक भारत में बनाने की योजना है। कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो इसकी क्षमता को साबित करता है। इसके अलावा HAL के बनाए ध्रुव हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये भी सेना और सिविल दोनों क्षेत्रों में काफी सफल साबित हुए हैं। अच्छा, अब जरा कमर्शियल साइड पर आते हैं, व्यावसायिक पहलू पर। ISRO ने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके भी तो काफी नाम और पैसा कमाया है। बिल्कुल। ISRO की जो कमर्शियल आर्म है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, हाँ। उसके जरिए भारत ने पिछले कुछ सालों में, मतलब करीब 2015 से 2024 तक देखें तो 34 देशों के लगभग 400 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इससे करीब $143 मिलियन की विदेशी मुद्रा भी अर्जित हुई है। अच्छा खासा अमाउंट है। हाँ, सबसे ज्यादा सैटेलाइट अमेरिका और UK के लॉन्च किए गए। ये दिखाता है कि इसरो के लॉन्च व्हीकल, खासकर PSLV, कितने भरोसेमंद और किफायती हैं कि दुनिया भर के देश उन पर अपना पैसा लगा रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। और वो एक रिकॉर्ड भी तो था, एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, 2017 में शायद। हाँ, वो PSLV C-37 मिशन था, फरवरी 2017। उस समय ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और इसने इसरो की जो क्षमता थी उसका एक जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ बड़े मिशन कर सकता है, बल्कि एक साथ कई छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी बहुत सटीकता से उनकी तय कक्षा में पहुंचा सकता है, जो आज के छोटे सैटेलाइट्स के बढ़ते बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के अंदर देखें तो सिविल एविएशन, मतलब नागरिक उड्डयन का बाजार, वो भी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभूतपूर्व तेजी से। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। वो उड़ान योजना है ना, उड़े देश का आम नागरिक, हाँ, उड़ान। उसने छोटे शहरों को एयर नेटवर्क से जोड़ा है। इससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा काफी आसान हुई है। एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है और अनुमान यह है कि 2030 तक भारतीय एयरलाइनों के पास जो विमानों का बेड़ा है, वो दुगना होकर करीब 1400 तक पहुंच सकता है। दुगना? ये तो बहुत बड़ा ग्रोथ है। बहुत बड़ा। और ये एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर भी है, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, हर चीज में। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भविष्य की तरफ। हाल ही में भारत ने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर ली है, स्पेडेक्स मिशन के जरिए। ये स्पेस डॉकिंग होता क्या है आखिर, और ये क्यों जरूरी है? स्पेस डॉकिंग का सीधा मतलब है अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट्स का आपस में जुड़ना, कंट्रोल तरीके से। स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन ने यही करके दिखाया। भारत ने जनवरी 2025 में 2 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक जोड़ा, और वो भी पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से। ऑटोमेटिक? हाँ, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, बहुत सटीकता चाहिए, और ये भविष्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाना है गगनयान मिशन में, हाँ, या फिर अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, या फिर ऑर्बिट में ही किसी सैटेलाइट को रिफ्यूल करना है या रिपेयर करना है। इन सब कामों के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये भविष्य के बड़े मिशनों के दरवाजे खोलता है। गगनयान, स्पेस स्टेशन और सूरज का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन भी तो है। वो L1 पॉइंट क्या चीज है जहां उसे भेजा गया है? आदित्य L1 भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है, पहली वेधशाला जो सूरज का अध्ययन करने के लिए भेजी गई है। इसे सूरज और पृथ्वी के बीच एक खास जगह पर रखा गया है, जिसे कहते हैं लेग्रेंज पॉइंट 1 या L1। L1। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट की खासियत यह है कि यहाँ से सूरज को बिना किसी ग्रहण के, बिना किसी रुकावट के लगातार 24 घंटे देखा जा सकता है। अच्छा। आदित्य L1 में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो सूरज की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, सौर हवाएं और जो सौर तूफान उठते हैं CMEs, उनका अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा। इससे हमें स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद मिलेगी और पृथ्वी पर उसका क्या असर हो सकता है उसका अनुमान लगाने में भी मदद मिलेगी। तो भविष्य की योजनाएं क्या हैं अब? ऐसा लगता है भारत रुकने वाला तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं। एक तो गगनयान मिशन है, 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य। सोचिए, भारतीय तिरंगे के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्री। हाँ, वो तो ऐतिहासिक होगा। फिर 2030 तक जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 4 मिशन की योजना है। इससे चांद से नमूने, सैंपल वापस लाए जाएंगे। चांद से मिट्टी वापस? हाँ, फिर 2028 में शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन भेजने की तैयारी है, वीनस मिशन। और लंबे समय के लक्ष्य देखें तो 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और 2040 तक किसी भारतीय को चांद पर भेजना, ये लक्ष्य रखे गए हैं। वाह, मतलब बड़े सपने हैं, बड़ी योजनाएं हैं। और रक्षा क्षेत्र में भविष्य की क्या तैयारी है? रक्षा में भी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर जोर है, जैसे स्वदेशी ड्रोन्स, रुद्रस्थ है, रुस्तम है, और स्वॉर्म ड्रोन्स, मतलब झुंड में काम करने वाले ड्रोन्स। फिर ड्रोन्स को मार गिराने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम, और भविष्य के लड़ाकू विमान जैसे कैट्स हैं, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसमें एक मुख्य विमान होगा और उसके साथ कई सारे अनमैन्ड ड्रोन मिलकर काम करेंगे। अच्छा, टीमिंग सिस्टम। हाँ, और तेजस का और एडवांस्ड वर्जन, तेजस मार्क 2। इसके अलावा भारत एक बड़ा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि इससे विदेशी निवेश आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी और रोजगार भी बढ़ेगा। तो हमने देखा कि भारत की ये जो एरोस्पेस यात्रा है, ये कितनी शानदार रही है। कहाँ वो प्राचीन ग्रंथों में उड़ने की कल्पनाएं थीं और कहाँ आज पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचना, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना, स्पेस डॉकिंग जैसी जटिल तकनीक में महारत हासिल करना और दुनिया के लिए एक भरोसेमंद लॉन्च पार्टनर बनना। ये सफर वाकई मतलब प्रेरित करने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और ये यात्रा कुछ खास बातें हमें सिखाती है। एक तो एक स्पष्ट विजन का होना, एक दूर की सोच। दूसरा, लगातार कोशिश करते रहना, असफलताओं से सीखना और हार न मानना। तीसरा, अपनी क्षमताओं को खुद विकसित करने पर जोर देना, मतलब आत्मनिर्भरता। और चौथा, जो इसरो की खासियत है, फ्रूगल इनोवेशन, यानी कम लागत में बेहतरीन नतीजे देना। ये सब चीजें मिलकर ही भारत को आज एक अहम वैश्विक एरोस्पेस शक्ति बना रही हैं। आज की इस बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि अंतरिक्ष और विमानन के क्षेत्र में दुनिया को भी बहुत कुछ दे रहा है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल या विचार मन में आता है कि जिस तरह भारत ने कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन प्रेरणाओं को अपनी आधुनिक तकनीकी सफलताओं के साथ जोड़ा है, ये जो एक तालमेल है, एक अनोखा अंदाज है, क्या भविष्य में ये चीज, ये अप्रोच सिर्फ एरोस्पेस में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी दुनिया के मंच पर भारत को एक अलग, एक खास पहचान दिला सकती है? ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु हो सकता है।